डेटा मजहब। डेटावाद घोषणा करता है कि यह विश्व डेटा प्रवाह से मिलकर बना है और किसी भी संगठन या सत्ता का मूल्य डेटा प्रोसेसिंग में उसके योगदान से निश्चित होता है। यह आपको केंद्र से खिसकी हुई हाशिए की धारणा लग सकती है, लेकिन दरअसल इसने ज़्यादातर वैज्ञानिक व्यवस्था को जीत लिया है। डेटावाद का जन्म दो वैज्ञानिक जोड़ीय तरंगों के विस्फोटक संगम से हुआ था। चार्ल्स डार्विन द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के बाद के 150 वर्षों के दौरान जैविक विज्ञान प्राणियों को जैव रासायनिक एल्गोरिदमों के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ एलन ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग मशीन के विचार को रूप दिए जाने के 8 दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने उत्तरोत्तर परिष्कृत रूप लेते एल्गोरिदमों को गणना सीख लिया है। डेटावाद इन दिनों को साथ रखते हुए इस ओर इशारा करता है कि जैव रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिदम दोनों पर ठीक एक ऐसे गणितीय नियम लागू होते हैं। इस तरह डेटावाद प्राणियों और मशीनों के बीच के अवरोध के ढहा देता है और इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिदम से उम्मीद करता है कि अंततः वे जैव रासायनिक एल्गोरिदम की व्याख्या करें और उनसे आगे निकल जाएं। राजनेताओं, कारोबारियों और साधारण ग्राहकों के लिए डेटावाद मूलभूत प्रौद्योगिकियां और अपरिमित नई शक्तियां प्रदान करता है। वो अध्येताओं और बौद्धिकों के लिए वो वैज्ञानिक पवित्र प्याला होली ग्रेल उपलब्ध कराने का भी आश्वासन देता है जो हमें सदियों के चकमा देता आ रहा है। वो अकेला अति महत्वपूर्ण सिद्धांत जो संगीत शास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान तक तमाम वैज्ञानिक अनुशासनों को एकीकृत करता है। डेटावाद के मुताबिक बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी, शेयर बाजार का उछाल और फ्लू का वायरस डेटा प्रवाह के ऐसे 3 स्वरूप हैं जिनका एक ही तरह की बुनियाद अवधारणाओं और औजारों का इस्तेमाल करते हुए विश्लेषण किया जा सकता है। ये विचार बेहद आकर्षक है। ये बारे वैज्ञानिकों को एक सादा भाषा प्रदान करता है, अकादमिक दरारों को पाटता है और ज्ञान अनुशासनात्मक सरहदों के आर पार बहुत आसानी के साथ अंतर्दृष्टियों का निर्यात करता है। संगीत शास्त्री, अर्थशास्त्री और कोशिका विज्ञानी अंततः एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में डेटावाद ज्ञानार्जन के पारंपरिक पिरामिड को उल्टा कर देता है। अभी तक डेटा को बौद्धिक गतिविधि की एक लंबी श्रृंखला की कड़ी के रूप में देखा जाता रहा था। इंसानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे डेटा का सूचना का ज्ञान में और ज्ञान का प्रज्ञा में आश्वासन करें और ज्ञान का प्रज्ञा में आसवन करे। लेकिन डेटावादी मानते हैं कि मनुष्य अब डेटा के अपरिमित प्रवाह से तालमेल बैठा पाने में असमर्थ है। इसलिए वे ज्ञान का प्रज्ञा के रूप में आसवन करना तो दूर की बात है, डेटा का सूचना के रूप में आसवन नहीं कर सकते। इसलिए डेटा की प्रोसेसिंग का काम इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिदम को सौंप दिया जाना चाहिए जिनकी क्षमता मानव मस्तिष्क से कहीं बढ़कर है। व्यावहारिक धरातल पर इसका मतलब है कि डेटावादियों के मन के मानवीय ज्ञान और प्रज्ञा को लेकर संदेह है और वे महाडेटा, बिग डेटा और कंप्यूटर एल्गोरिदम पर विश्वास करना बेहतर समझते हैं। डेटावाद अपने 2 उद्गमपरक ज्ञान अनुशासनों से घिरा हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान और जीव विज्ञान। इन दोनों के जीव विज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह डेटावाद का जीव विज्ञान के साथ गहरा जुड़ाव था जिसने कंप्यूटर विज्ञान की सीमित उपलब्धि की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली महाक्रांति में बदल दिया जो जीवन के स्वरूप तक को भी पूरी तरह से बदल सकती है। हो सकता है कि आप इस विचार से सहमत न हो कि प्राणी एल्गोरिदम है और जिराफ, टमाटर और मनुष्य डेटा को संसाधित करने की विभिन्न पद्धतियां पर है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह इस वक्त वैज्ञानिक धर्ममत है और ये हमारी दुनिया को इस कदर बदल रहा है कि वो पहचान से परे होती जा रही है। आज सिर्फ स्वतंत्र जीवों को ही डेटा प्रोसेसिंग प्रणालियों के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि मधुमक्खियों के छत्तों, बैक्टीरिया कॉलोनियों, जंगलों और इंसानी नगरों जैसे समूचे समुदाय को भी इसी रूप में देखा जाता है। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को भी अब लगातार एक डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली के रूप में देखने लगते हैं। जनसाधारण का मानना है कि अर्थव्यवस्था गेहूँ उपजाने वाले किसानों, वस्त्र निर्माण करने वाले कामगारों और ब्रेड तथा जांघें खरीदने वाले ग्राहकों से मिलकर बनती है। लेकिन विशेषज्ञ अर्थव्यवस्था को आकांक्षाओं और काबिलियतों के बारे में डेटा संग्रह करने और इस डेटा को निर्णयों में बदलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण के मुताबिक मुक्त बाजार, पूंजीवाद और राज्य नियंत्रित साम्यवाद प्रतिस्पर्धी विचारधाराएं नैतिक पंथ व राजनीतिक संस्थाएं नहीं है, वे मूलतः प्रतिस्पर्धी डेटा प्रोसेसिंग प्रणालियां हैं। पूंजीवाद विकेंद्रित प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है जबकि साम्यवाद केंद्रीकृत प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। पूंजीवाद सारे उत्पादों और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़कर और उनको मुक्त ढंग से सूचना का आदान प्रदान करने का स्वतंत्र स्तर पर निर्णय लेने की गुंजाइश देकर डेटा प्रोसेसिंग करता है।
एक मुक्त बाजार में आप ब्रेड की कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं? हर बेकरी मनचाहे मात्रा में ब्रेड का उत्पादन कर सकती है और उसकी मनचाहे कीमत रख सकती है। ग्राहक भी यथासंभव मात्रा में ब्रेड खरीदने के लिए स्वतंत्र है, या वे किसी प्रतिस्पर्धी के पास जा सकती है। एक बगेट के लिए $1000 वसूल करना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है कि उसको उस कीमत पर कोई खरीदेगा। एक ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखें तो अगर निवेशकों को ब्रेड की बढ़ती हुई मांग का पूर्वानुमान हो जाता है, तो वे ऐसी जैव प्रौद्योगिकी फर्मों की शेयर खरीदेंगे जो गेहूं की अधिक उपजाऊ नस्लों की जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है। पूंजी की आमद इन फर्मों को अपना अनुसंधान की गति बढ़ाने में सक्षम बनाएगी और इस तरह वे ज़्यादा तेज़ी के साथ अधिक गेहूं उपलब्ध कराएगी और ब्रेड की कमी को टालेंगी। यहाँ तक कि अगर एक विशालकाय जैव प्रौद्योगिकी फर्म कोई गलत सिद्धांत अपनाती है और गतिरोध की शिकार हो जाती है, तो पूरी संभावना है कि उसके ज़्यादा कामयाब प्रतिस्पर्धी वांछित उपलब्धि हासिल कर ले। इस तरह मुक्त बाजार पूंजीवाद डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने का काम बहुत से स्वतंत्र लेकिन आपस में जुड़े प्रोसेसरों के बीच बांट देता है। जैसा कि अर्थशास्त्र के ऑस्ट्रियाई गुरु फ्रेडरिक हावेक ने स्पष्ट किया था, एक ऐसी व्यवस्था में जिसमें प्रासंगिक तथ्य का ज्ञान बिखेर दिया गया होता है, कीमतें विभिन्न लोगों के अलग अलग कृत्यों के बीच सामंजस्य बैठाने का काम कर सकती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शेयर बाजार मानव जाति द्वारा अब तक रची गई डेटा प्रोसेसिंग प्रणालियों में सबसे द्रुत और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रणाली है। इसमें शामिल होने के लिए हर किसी का स्वागत है, अगर सीधे सीधे नहीं तो बैंकों और पेंशन निधियों के माध्यम से। शेयर बाजार वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिचालित करता है और उस हर चीज़ को ध्यान में लेता है जो समूचे ग्रह पर और उससे परे कथित होते हैं। कीमतें वैज्ञानिक प्रयोगों से, जापान के राजनीतिक घोटाले से, आइसलैंड के ज्वालामुखियों के विस्फोटों से और सूर्य की सतह पर घटित होने वाली अनियमित गतिविधियों तक से प्रभावित होती है। व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए अधिकतम संभव सूचना का यथासंभव मुक्त ढंग से प्रवाहित होना जरूरी है। जब सारी प्रासंगिक सूचना तक समूची दुनिया के लाखों लोगों की पहुंच हो जाती है, तो वे तेल की सही कीमत का, हुंडई के शेयरों की कीमत का और स्वीडिश सरकार के बॉन्डों की कीमत का निर्धारण उनको खरीदते और बेचते हुए करते हैं। ऐसा आकलन किया गया है कि ज़्यादातर शेयरों की कीमतों पर न्यूयॉर्क टाइम की सुर्खियों के प्रभाव को तय करने में शेयर बाजार को महज 15 मिनट के कारोबार की ज़रूरत होती है। डेटा प्रोसेसिंग को विचारणीय मानना इस बात को भी स्पष्ट करता है कि पूंजीपति कमतर करों के पक्ष में क्यों होते हैं। भारी करारोपण का मतलब सारी उपलब्ध पूंजी का एक स्थान पर राज्य की तिजोरी में जमा हो जाना और नतीजतन एकमात्र प्रोसेसर यानी सरकार द्वारा अधिक से अधिक निर्णयों का लिया जाना होता है। यह स्थिति एक बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग व्यवस्था पैदा कर देती है। चरम परिस्थितियों में जब कर अत्यंत बड़े हुए होते हैं, तब लगभग सारी की सारी पूंजी सरकार के हाथों में चली जाती है। इसलिए सरकार अकेले ही प्रभावशाली निर्णय लेने की स्थिति में आ जाती है। वही ब्रेड की कीमत का, बेकरियों की स्थल का और अनुसंधान और विकास के बजट का निर्धारण करने लगती है। एक मुक्त बाजार में अगर कोई एक प्रोफेसर गलत निर्णय लेगा, तो दूसरे प्रोफेसर तुरंत उसकी गलती का लाभ उठा लेगा। लेकिन जब कोई प्रोफेसर लगभग सारे के सारे निर्णय लेने लगता है, तब गलतियां विनाशकारी साबित हो सकता है। यह चरम स्थिति जिसमें किसी एक केंद्रीय प्रोसेसर द्वारा सारे डेटा प्रोसेस किए जाते हैं और सारे निर्णय लिए जाते हैं, साम्यवाद के नाम से जानी जाती है। एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में लोग कथित रूप से अपनी योग्यताओं के अनुसार काम करते हैं और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हासिल करते हैं। दूसरी शब्द में सरकार आपका 100% मुनाफा हथिया लेती है, आपकी ज़रूरतों को तय करती है और फिर इन ज़रूरतों के मुताबिक आपूर्ति करती है। हालांकि इस योजना को इसके चरम रूप में कोई भी देश कभी क्रियान्वित नहीं कर सका, तब भी सोवियत संघ और उसके उपनिवेश इसके यथासंभव करीब पहुंच गए थे। इनके विवादित डेटा प्रोसेसिंग के नियम को तज दिया था और केंद्र की डेटा प्रोसेसिंग के मानक को अपना लिया था। समूचे सोवियत संघ की सारी सूचना मास्को के एक स्थल से प्रवाहित होती थी, जहां सारे संपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। उत्पादक और उपभोक्ता सीधे सीधे आपस में कोई लेन देन नहीं कर सकते थे और उनको सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए सोवियत आर्थिक मंत्रालय यह फैसला ले सकता था कि ब्रेड की कीमत सारी दुकानों पर ठीक 2 रूबल और 4 कोपेक होनी चाहिए, कि ओडेसा प्रांत के किसी खास काल को गेहूं उपजाने की बजाय चूजे पालना चाहिए और मास्को की रेड अक्टूबर बेकरी को प्रतिदिन 30.5 लाख पावरोटी का उत्पादन करना चाहिए और उससे ज़्यादा एक भी पावरोटी का उत्पादन नहीं करना चाहिए। इस बीच सोवियत विज्ञान मंत्रालय ने तमाम जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं को लेनिन एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के मुखिया ट्राफिम लिसेका के सिद्धांतों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था।
लिसेका ने अपने समय में प्रभावी जेनेटिक सिद्धांत को खारिज कर दिया था। उसका प्रबल आग्रह था कि अगर कोई जीव अपने जीवन काल में कोई नया लक्षण विकसित कर लेता है तो उसका यह गुण सीधे उसके वंशज में स्थानांतरित हो सकता है। यह धारणा डार्विन के स्थापित सिद्धांत के विरोध में जाती थी, लेकिन साम्यवादी शैक्षणिक सिद्धांतों के साथ इसका अच्छी तरह मेल बैठता था। इसमें यह निहित था कि अगर आप गेहूं के पौधों को ठंडे मौसम को सहने योग्य बना ले तो उनकी संतानें भी ठंड की प्रतिरोध देगी। इस तरह लिसेका ने करोड़ों क्रांति विरोधी गेहूं के पौधों को पुनर्शिक्षित करने साइबेरिया भेज दिया था और सोवियत संघ को विवश होकर जल्दी संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ी तादाद में आटे का आयात करना पड़ा था। पूंजीवाद ने साम्यवाद को इसलिए परास्त नहीं किया था कि पूंजीवाद ज़्यादा नैतिक था या वैयक्तिक स्वतंत्रताएं पवित्र होती है या इसलिए कि ईश्वर नास्तिक साम्यवादियों से नाराज था, बल्कि इसलिए पराजित किया था कि पूंजीवाद ने शीत युद्ध में विजय हासिल की थी, क्योंकि वितरित डेटा प्रोसेसिंग कम से कम गतिशील प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के दौरान केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग के मुकाबले ज़्यादा कारगर होती है। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति 20वीं सदी के अंतिम वर्षों की तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल नहीं बैठा सकी। जब सारे डेटा किसी गुप्त तहखाने में जमा हो जाते हैं और सारे महत्वपूर्ण फैसले पार्टी के बुद्धि वफादारों के समूह द्वारा लिए जाने लगते हैं तो वे बड़ी तादाद में परमाणु बम तो बना सकते हैं, लेकिन एप्पल या विकिपीडिया को स्थापित नहीं कर सकते। एक किस्सा है कि जब मिखाइल गोर्बाचेव ने मृतप्राय सोवियत अर्थव्यवस्था में नए सिरे से प्राण फूंकने की कोशिश की थी, उन्होंने अपने एक मुख्य सहयोगी को यह पता लगाने लंदन भेजा कि थैचर नीति आखिर कुल मिलाकर क्या थी और पूंजीवादी प्रणाली किस तरह काम करती थी। मेज़बान अपने इस सोवियत मेहमान को शहर के लंदन शेयर बाजार के और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भ्रमण पर ले गए, जहां उसने बैंक मैनेजरों, उद्यमियों और प्रोफेसरों से लंबी बातचीत की। कई लंबे घंटों की बातचीत के बाद वो सोवियत विशेषज्ञ बोल उठा, 1 मिनट प्लीज़, इन सब पेचीदा आर्थिक सिद्धांतों को भूल जाइए। हम दिन भर से पूरे लंदन में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मॉस्को में ब्रेड आपूर्ति की प्रणाली पर हमारे सबसे तेज़ दिमाग लोग काम कर रहे हैं और तब भी हर बेकरी और किराने की दुकान पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। यहाँ लंदन में लाखों लोग रहते हैं और आज हम कई दुकानों पर सुपरमार्केट के सामने से होकर गुजरे, तब भी मैंने ब्रेड खरीदने वालों की एक भी कतार नहीं देखी। कृपया मुझे लंदन में ब्रेड आपूर्ति की व्यवस्था देखने वाले से मिलाइए, मैं उसके रहस्य को समझना चाहता हूँ। मेज़बानों ने अपना सिर खुजलाया, पल भर कुछ सोचा और फिर बोले, लंदन में ब्रेड आपूर्ति की व्यवस्था कोई नहीं देखता। पूंजीवादी कामयाबी का रहस्य यही है, लंदन में किसी भी केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई का सारे डेटा पर एकाधिकार नहीं है। लाखों उपभोक्ता और उत्पादकों, बेकर और उद्योगपतियों, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सूचना मुक्त प्रवाहित होती है। ये बाजार की शक्तियाँ हैं जो ब्रेड की कीमत, प्रतिदिन उत्पादित की जाने वाली ब्रेडों की संख्या और अनुसंधान और विकास की प्राथमिकता तय करती है। अगर बाजार की शक्तियाँ कोई बुरा निर्णय ले लेती है तो वे ही तुरंत उसको सुधारती है या पूंजीपति ऐसा मानते हैं। फिलहाल हमारे जो उद्देश्य है उनके संदर्भ में यह बात मायने नहीं रखती कि यह पूंजीवादी सिद्धांत सही है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था को डेटा प्रोसेसिंग की पदावली में समझता है। सारी सत्ता कहाँ गई? राजनीति विज्ञानी भी लगातार मानवीय राजनीतिक संरचनाओं की व्याख्या डेटा प्रोसेसिंग प्रणालियों के रूप में करते हैं। जिस तरह पूंजीवाद और साम्यवाद, उसी तरह लोकतंत्र और तानाशाही भी संक्षेप में सूचना का संग्रह और विश्लेषण करने वाली प्रक्रियाएं हैं। तानाशाही केंद्रीकृत प्रोसेसिंग पद्धतियां अपनाती है, जबकि लोकतंत्र वितरित प्रोसेसिंग को मदद पसंद करते हैं। पिछले दशकों के दौरान लोकतंत्र की स्थिति मजबूत हुई है क्योंकि 20वीं सदी की अनूठी परिस्थिति के तहत वितरण परक प्रोसेसिंग ने ज़्यादा बेहतर ढंग से काम किया। वैकल्पिक परिस्थितियों के अधीन, उदाहरण के लिए उस तरह की परिस्थितियों के अधीन जो रोमन साम्राज्य के प्रभावी थे, केंद्रीकृत प्रोसेसिंग बेहतर स्थिति में होती थी। यही वजह थी कि रोमन गणराज्य का पतन हुआ और सत्ता सीनेट और लोकप्रिय विधानमंडलों के हाथों से फिसलकर एक स्वेच्छाचारी सम्राट के हाथों में चली गई थी। इसका मतलब है कि जैसे कि 21वीं सदी में डेटा प्रोसेसिंग की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, वैसे ही लोकतंत्र का क्षय हो सकती है और वो लो तक शिकार हो सकता है। जैसे जैसे डेटा की मात्रा और गति दोनों बढ़ते हैं, चुनाव, राजनीतिक दल को संसद जैसी सम्मानित संस्थाएं पुरानी पड़ जा सकती है। इसलिए नहीं कि वे अनैतिक है, बल्कि इसलिए कि वे डेटा की पर्याप्त दक्षतापूर्वक प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। ये संस्थाएं एक ऐसे युग में विकसित हुई थी जब राजनीति की रफ्तार प्रौद्योगिकी से तेज हुआ करती थी। 19वीं और 20वीं सदियों में औद्योगिक क्रांति का विस्तार इतनी पर्याप्त धीमी गति से हुआ था कि राजनेता और मतदाता इससे एक कदम आगे बने रहे और उसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित कर सके और मनचाहे ढंग से दिशा दे सके। तब भी जहाँ राजनीति की लय में पाप के जमाने से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, वही
प्रौद्योगिकी पहले गियर से चौथे गियर पर पहुंच चुकी है। प्रौद्योगिकी क्रांतियों की रफ्तार आज राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे छोड़ चुकी है, जिसकी वजह से सांसद और मतदाता समान रूप से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। इंटरनेट का उद्भव हमें आगे आने वाली चीज़ों का एहसास कराता है। साइबर स्पेस हमारे रोज़मर्रा जीवन के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य बन चुकी है। तब भी वैकल्पिक वेब डिज़ाइनर का चुनाव किसी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया गया था, बावजूद इसके कि वे संप्रभुता, सरहदों, गोपनीयता और सुरक्षा जैसे पारंपरिक राजनीतिक मुद्दों के ताल्लुक रखती है। क्या आपने साइबर स्पेस के रूपाकार के बारे में कभी मतदान किया था? सार्वजनिक निगाहों और हितों के बहुत दूर बैठे वेब डिज़ाइनर द्वारा लिए गए निर्णय का मतलब है कि आज इंटरनेट एक ऐसा आज़ाद और कानून रहित क्षेत्र है जो राज्य की संप्रभुता की बुनियाद को कमज़ोर बनाता है, सरहदों की उपेक्षा करता है, गोपनीयता को ख़त्म कर देता है और वैश्विक सुरक्षा के समक्ष सबसे भयानक जोखिम पैदा करता है। जहाँ एक दशक पहले यह राडार पर कहीं दिखाई नहीं देता था, वहीं आज बेहद डरे हुए और उत्तेजित अधिकारी सिर पर मंडराते साइबर 9/11 का पूर्वानुमान कर रहे हैं। नतीजतन सरकारें और गैर सरकारी संगठन इंटरनेट को नए सिरे से गढ़ने को लेकर जोरदार बहसें करते हैं, लेकिन किसी व्यवस्था में उसकी शुरुआत के समय हस्तक्षेप करना जितना आसान होता है, उसके वजूद में आ चुकने के बाद उसको बदलना उससे ज़्यादा कठिन होता है। इसके अलावा जब तक भारी भरकम सरकारी नौकरशाही साइबर नियंत्रण के बारे में अपना मन बना पाएगी, तब तक इंटरनेट का आकार 10 गुना हो चुका होगा। सरकारी कछुआ प्रौद्योगिकी के खरगोश की बराबरी नहीं कर सकता, वो डेटा के वशीभूत है। हो सकता है एनएसए हमारे एक एक शब्द पर खुफिया निगाह रखती हो, लेकिन अमेरिकी विदेश नीति की बार बार की नाकामयाबियों के आधार पर देखें तो यही लगता है कि वाशिंगटन में कोई नहीं जानता कि सारे के सारे डेटा का क्या इस्तेमाल किया जाए। समूचे इतिहास में कभी किसी सरकार को इस बात की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रही कि दुनिया में क्या हो रहा है। तब भी बहुत थोड़े से साम्राज्य रहे होंगे जिन्होंने इतना अनाड़ीपन बरता होगा जितना समकालीन संयुक्त राज्य अमेरिका बरत रहा है। वह उस ताश के खिलाड़ी की तरह जो यह जानता है कि उसके प्रतिद्वंदी के हाथ में कौन से पत्ते, लेकिन जो तब भी एक के बाद एक पारी हारता चला जाता है। आने वाले दशकों में इस बात की पूरी संभावना है कि हमें इंटरनेट जैसी और भी क्रांतियाँ देखने को मिलेगी जिसमें प्रौद्योगिकी राजनीति को पछाड़ देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैव प्रौद्योगिकी हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को और हमारी काया तथा दिमाग को भी उलट पलट कर रख देगी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक राडार पर उसका कोई निशान नहीं है। आज के समय की लोकतांत्रिक संरचनाएं प्रासंगिक डेटा को पर्याप्त तेजी के साथ एकत्र और प्रोसेस नहीं कर सकती और ज़्यादातर मतदाता जीव विज्ञान और साइबरनेटिक्स की इतनी पर्याप्त समझ नहीं रखते कि वे कोई मुनासिब मत तैयार कर सके। इसलिए पारंपरिक लोकतांत्रिक राजनीतिक घटनाक्रम पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है और हमारे सामने भविष्य की कोई सार्थक तस्वीर पेश कर पाने में विफल होती जा रही है। साधारण मतदाता महसूस करने लगे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया उनको शक्ति प्रदान नहीं करती। हर तरफ दुनिया में बदलाव आ रहे हैं और वे बदलाव किस तरह और क्यों हो रहे हैं यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता उनके हाथों से निकलती जा रही, लेकिन वे इस बारे में अनिश्चित है कि वो किन हाथों में चली गई। ब्रिटेन में मतदाता कल्पना करते हैं कि सत्ता यूरोपीय संघ के हाथों में चली गई हो सकती है, इसलिए उन्होंने ब्रेक्सिट के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदाता कल्पना करते हैं कि व्यवस्था ने सारी सत्ता पर एकाधिकार कर लिया है, इसलिए वे बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यवस्था विरोधी प्रत्याशियों का समर्थन करते हैं। दुखद सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता कि सारी सत्ता कहाँ चली गई। अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाता है या व्हाइट हाउस पर ट्रंप का कब्जा हो जाता है तो सत्ता निश्चय ही साधारण मतदाताओं के हाथों में वापस नहीं आ जाएगी। इसका यह मतलब नहीं कि हम 20वीं सदी की शैली की तानाशाही और वापस मुड़ जाएंगे। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं भी प्रौद्योगिकी विकास की गति और डेटा प्रवाह की तादाद और रफ्तार से समान रूप से पराजित हो गई लगती है। 20वीं सदी में तानाशाहों के पास भविष्य की महान कल्पनाएं हुआ करती थी। साम्यवादी और फासिस्ट दोनों ने ही पुरानी दुनिया को पूरी तरह नष्ट कर उसके स्थान पर एक नई दुनिया बनानी चाहिए थी। लेकिन हिटलर या माओ के बारे में आप जो भी सोचते हो, लेकिन आप उन पर भविष्य की कल्पना के अभाव का आरोप नहीं लगा सकते। आज ऐसा लगता है कि नेताओं के पास उससे भी भव्य लक्ष्यों को पूरा करने के अवसर हैं। जहाँ साम्यवादियों और नाजियों ने एक नई दुनिया और एक नया मनुष्य गढ़ने की कोशिश में आपके इंजीनियर और टाइपराइटर की मदद ली थी, आज के भविष्य दृष्टा जैव प्रौद्योगिकी और सुपर कंप्यूटर पर भरोसा कर सकते हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों के हिटलर नुमा क्रूर राजनेता इस तरह की नई प्रौद्योगिकियों पर तेजी के साथ झपटा मारते और उनको अहंकार के उन्माद से भरे
इस या उस राजनैतिक आदर्श की सेवा में जोतते दिखाई जाते हैं। लेकिन 21वीं सदी के इन शुरुआती वर्षों में रूस, ईरान या उत्तर कोरिया जैसे सर्वसत्तावादी मुल्कों तक में सचमुच के राजनेता हॉलीवुड के अपने इन प्रतिरूपों से जरा भी मेल नहीं खाते। वे किसी आशाओं का संसार का षड्यंत्र रचते नहीं दिखाई देते। किम जांग यूएन और अली खामेनेई अणुबमों और बालिस्टिक मिसाइलों से ज़्यादा आगे यानी 1945 से आगे नहीं जाते। पुतिन की महत्वाकांक्षा पुराने सोवियत खेमे को या उससे भी पुराने जारवादी साम्राज्य तक को फिर खड़ा करने की प्रतीत होती है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यामो पीड़ित रिपब्लिकनों ने बराक ओबामा पर अमेरिकी समाज की बुनियादों को नष्ट करने का षड्यंत्र रच रहे क्रूर स्वेच्छाचारी होने का आरोप लगा दिया है। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में वे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बमुश्किल एक छोटा सा सुधार पारित कर सके। नई दुनियाएं और नए मनुष्य रचना उनकी कार्यसूची के परे था। चूंकि प्रौद्योगिकी की रफ्तार अब इतनी तेजी और संसदीय तथा तानाशाह समान रूप से उस डेटा के आक्रांत है जिसको वे पर्याप्त तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक इसी वजह से आज के राजनेता एक सदी पहले के अपने पूर्व राजनेताओं के मुकाबले बहुत छोटे पैमाने पर सोच रहे हैं। नतीजतन 21वीं सदी के इन आरंभिक वर्षों की राजनीति भविष्य संबंधी भव्य कल्पनाओं से पूरी तरह वंचित है। सरकार महज प्रशासन बनकर रह गई है। वो देश का प्रबंधन तो करती है लेकिन अब उसका नेतृत्व तो नहीं करती। सरकार सुनिश्चित करती है कि अध्यापकों को समय पर पगार मिले और मल निकासी और प्रणालियों में कोई रुकावट न आने पाए, लेकिन इस बारे में उसको कोई अनुमान नहीं है कि 20 साल बाद देश कहाँ होगा। किस हद तक यह एक बहुत अच्छी स्थिति है किसी हद तक यह एक बहुत अच्छी स्थिति है। 20वीं सदी के कुछ बृहद राजनीतिक स्वप्न हमें जिस तरह ऑस्विट्ज़, हिरोशिमा और ग्रेट लीप फॉरवर्ड की ओर ले गए थे, उनको देखते हुए संभवतः हम ओछे दिमाग वाले नौकरशाहों के हाथों में बेहतर स्थिति में ही हैं। दिव्य प्रतीत होती प्रौद्योगिकी और अहंकारोन्मत्त राजनीति का मेल विनाशकारी हो सकता है। बहुत से नव्य उदारवादी अर्थव्यवस्थाएं और राजनीति विज्ञानियों का तर्क है कि सारे महत्वपूर्ण फैसले मुक्त बाजार के हाथों में सौंप देना सबसे अच्छा है। इस तरह वे राजनेताओं को उनकी उस अकर्मण्यता और अज्ञानता के लिए एक अचूक बहाना उपलब्ध कराते हैं जिनकी पुनर्व्याख्या ग्रहण प्रज्ञा के रूप में की जाती है। राजनेताओं को यह मानना सुविधाजनक लगता है कि अगर वे दुनिया को नहीं समझते तो इसकी वजह यह है कि उन्हें उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिव्य प्रतीत होती प्रौद्योगिकी की अदूरदर्शी राजनीति के साथ मिश्रण के भी अपने नकारात्मक पहलू है। भविष्य दृष्टि का अभाव हमेशा वरदान नहीं होता और सारी भविष्य दृष्टियाँ अनिवार्यतः बुरी नहीं होती। 20वीं सदी के मनुष्य नाजी भविष्य दृष्टि की धज्जियाँ खुद ब खुद नहीं बिखर गई थी। उसको समाजवाद और उदारवाद की उतनी ही भव्य विश्व दृष्टियों ने पराजित किया था। अपने विश्व को बाजार की शक्तियों के हाथ में सौंप देना खतरनाक है क्योंकि ये शक्तियाँ वो करती है जो बाजार के हित में है, वो नहीं जो मानव जाति या दुनिया के हित में है। बाजार का हाथ जितना विवेक शून्य है उतना ही वो अदृश्य भी है और अगर उसके जिम्मे पर छोड़ दिया गया तो भूमंडल की ताप वृद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खतरनाक संभावनाओं के बारे में यह कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति तो हो जो उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक राजनेता या निरंकुश आतताई नहीं बल्कि उन अरबपतियों की छोटी सी मंडली जो गुप्त ढंग से दुनिया को चलाता है लेकिन हर चीज़ में षड्यंत्र सूंघने की ऐसी प्रवृत्तियाँ कभी कारगर नहीं होती क्योंकि वे व्यवस्था की पेचीदगी को कम करके आंकती है। पर्दे के पीछे बैठकर सिगार और स्कॉच पीते मुट्ठी भर अरबपति भूमंडल पर घटित हो रही हर घटना के बारे में शायद ही कुछ समझ सकते हो। उसको नियंत्रित कर पाना तो दूर की बात है। निर्दयी अरबपति और छोटे छोटे स्वार्थ समूह आज की अराजक दुनिया में फल फूल रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उसको दूसरे लोगों से बेहतर ढंग से नक्शा पढ़ना आता है बल्कि इसलिए कि उनके लक्ष्य बहुत ओझे हैं। एक अराजक व्यवस्था में एक तरफा नजरिए के अपने फायदे होते हैं और अरबपतियों की ताकत पूरी तरह से उनके लक्ष्य के अनुपात में होती है। जब दुनिया के समृद्धतम उद्योगपति और 1 अरब डॉलर और कमाना चाहते हैं तो इसके लिए वे आसानी से व्यवस्था का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर वे वैश्विक गैर बराबरी को कम करने या भूमंडलीय ताप को रोकने के इच्छुक भी हों तो भी वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि व्यवस्था बहुत ज़्यादा पेचीदा है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि सत्ता का शून्य लंबे तक बना रह सकता है। अगर 21वीं सदी में पारस्परिक राजनीतिक संरचनाएं सार्थक भविष्य दृश्य उत्पन्न कर पाने के लिहाज में पर्याप्त तेजी के साथ डेटा प्रोसेस करने की स्थिति में नहीं रह जाती तो उनकी जगह लेने के लिए नई और ज़्यादा दक्ष संरचनाएं विकसित हो जाएंगी। ये नई संरचनाएं पिछली लोकतांत्रिक या सर्वसत्ता
दी संस्थाओं से बहुत भिन्न हो सकती है। सवाल सिर्फ यह है कि इन संरचनाओं को कौन खड़ा करेगा और कौन नियंत्रित करेगा। अगर मानव जाति अब इसमें सक्षम नहीं रह गई है तो हो सकता है वह यह काम किसी और को सौंप दे।